एक बार फिर हम आ गए आपके सामने। बैलेंस शीट के बारे में हमने पिछली बार कहा था कि बैलेंस शीट क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो अथर है, उन्होंने अपने शब्दों में क्या क्या और कैसे डिफाइन किया, उस पर हम लोगों ने विस्तृत बात करी थी, डिटेल चर्चा हमने कर रखी। अब हम लोग देखेंगे में कि अगर हमें बैलेंस शीट बनाना पड़े, प्रिपेयर करना पड़े, तो बैलेंस शीट के क्या रूपरेखा होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा और आइटम्स का हम लोग कैसे लिस्ट बनाएंगे। जैसा कि हमने कहा था पिछली बार कि ये लिस्ट है ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल एसेट्स के, बस लिस्ट ही बनाना है। सिंपल सी बात है। हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और वो ट्रायल बैलेंस जो दिया रहेगा उसमें बैलेंसेज हैं डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। तो आप देखोगे कि उसके ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट आइटम्स है या ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड में बैलेंसेज है, उन आइटम को कुछ तो हम लेके चले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जो हमारे एक्सपेंसेज है, परचेज से रिलेटेड है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज से रिलेटेड है। कुछ आइटम को हम लेके चले गए ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी कुछ बच गए हैं, उसमें से कुछ लेके चले गए हम पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट के भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के भी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो ये ट्रायल बैलेंस से हमने इतने आइटम्स को बाहर निकाल लिया। ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग में चले गए, पीएल वाले पीएल में चल गए, लास्ट में बच गए आइटम। तो जो लास्ट में बच गए, तो लास्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट भी हमारा बच गया। कौन सा? बैलेंस शीट बचा है। अब जो आइटम बच गए हैं ट्रायल बैलेंस में, जाहिर सी बात है कि वो आएंगे बैलेंस शीट। तो देखना, हमें पहचानना है उसमें कि ये बैलेंस शीट के किस साइड में जाएंगे, यानी किस लिस्ट में जाएंगे। एसेट के लिस्ट में जाएंगे या लायबिलिटी के लिस्ट में जाएंगे, ये समझना है। तो एक कॉमन सेंस बता दें कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कोई पर्सनल अकाउंट का बैलेंस है, पर्सनल अकाउंट आप समझते हो, कोई संस्था है, कोई पर्सन है, चाहे जो भी पर्सन हो, तो जितने पर्सनल अकाउंट के नाम पर बैलेंस है वो डेबिट साइड में होंगे और हो सकता है कि क्रेडिट साइड में भी होंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पर्सनल अकाउंट का बैलेंस है तो उसको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं, और अगर पर्सनल अकाउंट का बैलेंस ट्रायल के क्रेडिट साइड में है तो उसको लिखते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में नोट करते हैं। इतनी बात याद रहेगी। जितने हमारे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को हम लोग एसेट अकाउंट कह सकते हैं, ये सारे रियल अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होगा। याद रखना है इस चीज को। ऑल बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता है। तो क्लियर है, जितने एसेट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होंगे, उनको उठाकर हम सीधे एसेट के लिस्ट में लिखेंगे। तो इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब देखना है कि हमारे प्रोफार्मा क्या होगा, कैसे इन आइटम्स को हम लोग बैलेंस शीट में सजाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेडिंग का आइटम गायब हो गया उसमें से, पीएल का आइटम गायब हो गया, उसमें बच गए बैलेंस शीट के आइटम। अब उस आइटम्स को उठाकर हमें लिस्ट बनाना है दोनों साइड में। तो कौन सा आइटम पहले लिखेंगे, उसके बाद कौन सा लिखेंगे, एक अरेंजमेंट की बात आएगी। बहुत कॉमन सी बात है, हम लोग अरेंज करते हैं, इसको सजावट है, अरेंजमेंट कर देंगे बैलेंस शीट की जो लिस्ट बनाएंगे उसमें आइटम का। तो वैसे ये कहा जाता है कि हमारे जो बैलेंस शीट के आइटम की जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट या तो हम लोग इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अरेंज करते हैं या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस करते हैं। अब इसके बारे में क्या है, हमें लगता है कि जो एसेट्स, हम जो एसेट का नाम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, अगर हमें लगता है कि जो एसेट हाईली लिक्विड है या जिस एसेट को क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा, तुरंत कैश में चाहे कन्वर्ट करना तो हो सकता है, पॉसिबल है, तो उस ऑर्डर में हम लोग जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हाईली लिक्विड आइटम या सबसे जल्दबाजी में कन्वर्टेबल इनटू कैश वाले आइटम जो हैं, उनको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, और उसी क्रम में ऑर्डर में हम लिखते चले जाते हैं। जो थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, थोड़ा टाइम ले गया था, उसको नीचे लिखते हैं। जो एसेट कैश में कन्वर्ट करने में जितना टाइम ले सकता है, बढ़ता जाएगा, उसको हम लोग नीचे लिखते चले जाएंगे। जिसमें बहुत टाइम लगता है उसको सबसे नीचे लिख देंगे। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, इसमें हल्का इंडिकेट किया गया है इस लिक्विडिटी वाला जो अरेंज हम लोग करेंगे आइटम को, एसेट
विच इज मोस्ट इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश इज फर्स्ट। जितने एसेट्स हम देखते हैं कि इसमें सबसे जल्दी कौन सा आइटम है जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो कैश इन हैंड, वो तो खुदे कैश में है। कैश एट बैंक, कितना टाइम लगेगा, बस आसपास में एटीएम मशीन में डालिए अपना कार्ड, आप कैश ले लीजिए, अब बैंक जाने की भी इतना ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हाईली लिक्विड हमारे एसेट हैं वो कैश इन हैंड है। अब थोड़ा सा 8-10 मिनट टाइम लगता है किसमें, एटीएम जाने के लिए, तो उससे थोड़ा सा टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट करने, क्योंकि वो जो कार्ड है वो तो प्लास्टिक का है, वो अपने आप में कैश है नहीं, उसको कैश में कन्वर्ट करने को 10-15 आधा घंटा हमको लग जाएगा लाइन में खड़ा होना, तो थोड़ा बाद में होता है। तो इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते चले जाएंगे एसेट को। और जब ऐसा अरेंज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अच्छा, जब ये लिक्विडिटी का अरेंजमेंट वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे तो उसमें एक तो बात हो गई एसेट, सबसे पहले कौन लिखेंगे, सबसे लास्ट में गुडविल को डाल देते हैं। लिएबिलिटीज टू बी पेड अर्लीस्ट, या गुडविल को लास्ट में लिखना है, और जो लिएबिलिटीज है उसको सबसे पहले लिखते हैं जो जल्दी में पे करना है, जल्दीबाजी, दम अर्जेंट है पे करना, दम 1 घंटे में जाएगा, 2 घंटे में जाएगा, आज जाएगा, तो ऐसे लिएबिलिटी को हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं, ऐसे को। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं इस अरेंजमेंट को या इस मेथड ऑफ राइटिंग, जो हमारे एसेट और ये लिस्ट बनाने का जो मेथड है, इसको हम लोग कह सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और ठीक इसको पलट दें, इसको रिवर्स कर दें अगर, कि जिसको कैश में कन्वर्ट करने में बहुत समय लग जाएगा उसको सबसे पहले लिख दें, उससे थोड़ा कम समय लगा कैश में कन्वर्ट करना उसके बाद लिखें, जो जितना कम समय लगा कैश में कन्वर्ट करना, जो हाईली, जो क्विक कन्वर्टेबल इनटू कैश है, उसको लास्ट में लिख दें। इसको कहते हैं हम लोग परफॉर्मेंस बेसिस पर ये अरेंजमेंट है। जो एसेट हम जल्दी कैश में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं, आराम आराम से रखना चाहते हैं, उसको पहले लिख दीजिए, और जो थोड़ा कैश में जल्दी हो सकता है कन्वर्जन उसका, उसको थोड़ा नीचे करिए, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को लास्ट में लिखते हैं, ओनली इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस है। अगर एक हम समझ गए लिक्विडिटी ऑर्डर समझ गए, तो इसी को रिवर्स कर देंगे तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो जाएगा। तो परमानेंस में फर्स्ट क्या लिखेंगे, मर्जी हमारी है, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम किस फॉर्म में बैलेंस शीट के आइटम को अरेंज करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार, चूँकि प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, नॉर्मली जो 11वीं के स्टूडेंट हैं, ये परफॉर्मेंस के आधार पर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सूट करता है वैसे बनाइए। जब कंपनीज एक्ट की बात चलेगी, इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस हम लोग बनाएंगे तो वहाँ है, वहाँ जो कुछ हम लोग बात वहाँ करेंगे, वक्त आएगा उसका। तो फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों बात समझ गए, आप जैसे अरेंज करो। चलो हम ले लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, रूपरेखा क्या होगा। चलो हमने सबसे ऊपर लिख दिया बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट किसका है, तो 2 तरीके हैं लिखने का। या तो ऊपर आप लिख सकते हैं मैसर डॉट डॉट डॉट, जिसका है मैसर टाटा, मैसर जिम्नी सेल्स, मैसर जिम्नी सेल्स, जो भी लिखना चाहें आप, चौरसिया पान भंडार, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जिस संस्था का ये बैलेंस शीट बना रहे हो उसको सबसे टॉप में नाम लिख देना है या। अगर आप टॉप में नाम नहीं लिखे तो आपके जो बुकिश स्टाइल है, जो किताब में है लिखने का, वो लोग यहीं पे बगल में लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, जिसका है नाम दे दीजिए। कई बार तो नाम भी नहीं होता, तो अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस का नाम जरूर कोई ना कोई होगा। अब उस बिजनेस का नाम आप साइड में लिखिए या फिर टॉप पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं किस डेट को। जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट को बनता है। बैलेंस शीट जो पोजीशन दिखलाता है बिजनेस का ऑन ए पर्टिकुलर डे, एंड दैट पर्टिकुलर डेट और डेट मस्ट बी मेंशन्ड। आप जो उसको है लिखना पड़ेगा किस डेट को आप काम करें, एज एट इतना। ये काल्पनिक डेट है, ऐसे हम लिख दें 31 मार्च
21 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके होगा बिजनेस का डेटा आप वो यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई ऊपर लाइन लिखने की, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ब्रैकेट के अंदर लाइन। अब हमने एक लकीर ले लिया पेपर पर, ऐसे ही बात हो गई। अब ये जो हमने किया इसको सेंटर से हम इसको ऐसे लकीर ले लेते हैं। अब यहां से हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये कितना आसान है कर देना। अब यहाँ हमने अमाउंट के लिए एक कॉलम बना लिया और इसका कॉलम हमने ऐसे बना लिया अमाउंट के लिए। इस पर हमने लिख दिया पार्टिकुलर, ये आप जानते हैं बार बार ये वर्ड आता है लिखने के लिए, सॉरी पार्टिकुलर नहीं होता इसमें। इसमें हम एक साइड लिस्ट बनाना है हमें, तो एक साइड में हम लिख देते हैं लिएबिलिटी और एक साइड में हम नोट कर देते हैं अपने सारे एसेट्स, और वो एसेट कितने रुपए के हैं, कितने वैल्यू के हैं, उनके लिए कॉलम बना दिया। ये हमने ऐसे खींच लिया। एक साइड जो लेफ्ट साइड है हमारा और लायबिलिटी के लिए बना है और राइट साइड हमारे एसेट के लिए बने हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखेंगे, उसमें जो एसेट मिलते हैं उसको एसेट साइड में लिखते चलेंगे और जो लायबिलिटी मिलता है उसको लायबिलिटी साइड में चलेंगे। दोनों साइड हमारा तैयार हो जाएगा, फिगर उसमें दिया रहेगा। तो पहले हम एक और बात कर दें, ये जो हमारा जो बैलेंस शीट है ये स्टेटमेंट, ये पोजिशनल स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है, ये लिस्ट है। तो किसी लिस्ट में या विवरण में हमें टू और बाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू पहले इधर लिखते थे, कई अकाउंट में इधर बाई लिखते थे, लेकिन बैलेंस शीट में ध्यान रखना ये नहीं लिखा जाता है। ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में डीआर और राइट साइड में सीआर लिखते थे, वो भी वर्जित है, वो भी नहीं लिखना, नॉट अलाउड, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं कि बैलेंस शीट केस में ना डीआर लिखना है, ना सीआर लिखना है, ना टू लिखना है, ना बाई लिखना है। तो पक्का ध्यान रख, तो लिखना क्या है, एक तरफ एसेट लिखना है, दूसरी तरफ लायबिलिटी लिखना है। कहाँ से लेंगे, फिगर हम लोग ट्रायल बैलेंस से लेंगे, पढ़ के ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक ऑर्डर अपनाते हैं। सपोज करो कि हम इसको परफॉर्मेंस के आधार पर बना रहे हैं, तो जो भारी भरकम एसेट हैं जिनको हमें रखना है लंबे समय तक, कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, तो सबसे ऊपर चले जाते हैं और उससे जितने हल्के होते जाएंगे। तो सबसे टॉप में अगर हम लिखना चाहें तो ये गुडविल लिख सकते हैं, और गुडविल का जो फिगर होगा हम लोग यहाँ नोट कर सकते हैं, किया जाएगा। ये सबसे ऊपर लिखा किस, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर। हो सकता है कि हमारे व्यापार में लैंड एंड बिल्डिंग भी हो, ये भी एसेट है, अगर है तो यहाँ लिख देंगे। हो सकता है कि प्लांट एंड मशीन वाली बात हो, प्लांट एंड मशीन अगर है तो ये भारी है, इतना जल्दी कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लंबे समय के लिए रखा गया है, फिक्स टाइप का है। हो सकता है कि फर्नीचर हो, ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सब संपत्तियों का नाम लिख रहा हूँ मैं, एक लाइन से लिखते अरेंज किए जा रहे हैं। जो भी इसका फिगर हमने सामने नोट कर दिया। हो सकता है कि कोई मोटर कार हो, उसको हमने नोट कर दिया इसमें। हो सकता है कि पेटेंट राइट या कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क्स हो, क्योंकि ये भी हमारा एसेट है। हो सकता है कॉपीराइट हो, ये भी हमारे एसेट हैं। हो सकता है कि पेटेंट राइट हो, ये भी हमारे एसेट हैं। हो सकता है कि इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं एसेट। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हो, ये भी हमारे एसेट हैं। तो जितने एसेट हमको मिलते जाएंगे ट्रायल बैलेंस हिसाब से, उसमें देखना है कि कौन सा थोड़ा लंबे टाइप में रखना है, यूज़ करना है, जल्दीबाजी नहीं है कैश में रखना, ठीक है। तो जिसको जल्दीबाजी नहीं है रखना उसको, जिसको जल्दीबाजी नहीं है उसको ऊपर रखना है, और जिसको कैश में कन्वर्जन करना ज़रूरी है या जल्दीबाजी है या ज़्यादा लिक्विडिटी है उसको लास्ट में। इस तरह से आपके और भी एसेट्स आ सकते हैं।
हमने डेट दे दिया, सन्डी डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, स्टॉक है, कई आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए, और लास्ट में जब फिगर ध्यान रखना है तो लास्ट में एक तो आप लिखेंगे बैंक बैलेंस, और अंतिम जो पॉइंट आपका आएगा कैश इन हैंड। बीच में आप कुछ लिखते रहो, लेकिन लास्ट में ये फर्स्ट और लास्ट वाला संभाल कर लिखना है, बीच का थोड़ा आगे पीछे होगा तो काम चल जाएगा। और इस प्रकार हम लोग यहाँ पर टोटलिंग मार देंगे इसका। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एसेट, ऑल एसेट्स टेकिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस से हमने ये आइटम्स को ले लिया, आइटम ले लिया। अच्छा, कई बार लोग ग्रुपिंग की बात करते हैं, तो ग्रुपिंग हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जो सिमिलर नेचर के आइटम है, जो सिमिलर नेचर के जो एसेट्स हैं, उनका हम लोग ग्रुप वाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि फिक्स्ड एसेट, अगर हम एक लाइन ऊपर लिख दें फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या है कि ये गुडविल भी फिक्स्ड है, ये लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीन भी फिक्स एसेट है। तो जो सिमिलर नेचर है के हैं, अगर फिक्स एसेट एक ग्रुप बन गया, अब उस नेचर से मिलते जुलते जितने एसेट्स है उस ग्रुप के नीचे नोट कर लेते हैं। आप कहीं लिख दें कि करंट एसेट, ये करंट एसेट आप समझ सकते हो किसे कहते हैं, पीछे हमने कई बार बताया होगा। तो जितने हमारे करंट नेचर के जो एसेट है उसके नीचे आ जाएंगे, तो ये ग्रुपिंग हो गया। बात तो वही रह रही है। तो ठीक है, उतना अपना जगह सीधे आप ऐसे लिखिए, चूँकि कोई रिक्वायरमेंट है नहीं प्रोप्राइटरशिप में ऐसा, लेकिन आप थोड़ा ग्रुपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में सुनने में अच्छा लगता है। एनीवे, तो इस प्रकार हमारे ये एसेट के लिस्ट बन गए। एक साइड हमने लिख दिया, नामे तो लिखा है, ध्यान रखना सीरियल नंबर नहीं देना है, बाई नहीं लिखना है, और इधर 2 नहीं लिखना है, ऊपर CR नहीं, इधर DR नहीं, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है बल्कि ये क्या है, स्टेटमेंट है या लिस्ट है। और एक बड़े इंपॉर्टेंट है जो पर्टिकुलर डे, ये ऊपर इस दिन को, इसी दिन को। तो इस तरह हमने मान लिया कि ऐसे हो सकता है। अब जब चलते हैं इसके लायबिलिटी साइड में लिस्ट बनाते हैं, तो जब हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें करेंगे, तो ऐसे लायबिलिटी जिसको जल्दी चुकाना नहीं है, आराम से लंबे समय रखना है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो कैपिटल तो प्रोप्राइटर का होता है, जल्दी चुकाना होता नहीं। तो सबसे टॉप में आपके बैलेंस शीट, सॉरी, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से पिकअप करेंगे पहला आइटम के नाम पर कैपिटल। इसको थोड़ा अंदर लिखना है। कैपिटल को जब हम ट्रायल बैलेंस से लेंगे तो उसको अंदर लिखेंगे, यानी आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे फिगर, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, कुछ प्लस माइनस करने होते हैं। उसको दिखलाना है कि क्या क्या प्लस कर रहे हैं, क्या क्या माइनस कर रहे हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? हो सकता है कि हमारा नेट प्रॉफिट हो, उसको ऐड करना है, ऐड कर देंगे इसमें। अगर कहीं नेट लॉस होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट है, इसलिए हमने ऐड कर दिया। एक और आइटम तो हो सकता है, कई बार होता है ना कि पार्टनर को उसके इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो पार्टनर के या प्रोप्राइटर के कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को भी हम लोग जोड़ेंगे इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है कि ऐसे पार्टनर या प्रोप्राइटर सैलरी लेते हो, ऐसा होता है, ऐसी व्यवस्था होती है कई बार। तो अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में प्रोप्राइटर को सैलरी या बोनस या कमीशन कुछ मिलता है, ट्रायल बैलेंस में है, लिखा रहेगा बोनस टू प्रोप्राइटर, सैलरी टू पार्टनर, ऐसे लिखा रहेगा। अगर है तो स्टाफ का सैलरी अलग है और इनके सैलरी अलग है। स्टाफ के सैलरी अगर है वो PL अकाउंट में जा चुका है, लेकिन ये मालिक हैं या प्रोप्राइटर हैं, इनकी जो अगर सैलरी बोनस कमीशन कुछ है तो उसको भी हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। फिलहाल मान लेते हैं बोनस कमीशन, कुछ भी हो सकता है, जो इनको मिलना है, जो प्रोप्राइटर को मिलना है, जो मालिक को मिलना है, उसको हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ करके कुछ तो आएगा ये, लेकिन कुछ घटाना भी होता है।
मान लेते हैं कि लॉस है तो घटाएंगे तो कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो हम ऐसे बोल दिया है। अब इन्होंने अगर ड्राइंग किया है पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए ड्राइंग किया है, कुछ भी निकाला है फॉर द पर्सनल पर्पस, तो उसको माइनस हम लोग करेंगे। तो माइनस अगर करेंगे तो लेस लिख दिया, ड्राइंग कर दिया इसमें से। हो सकता है कि ये इनकम टैक्स भी इनका हो, हमने पिछले क्लास में कहा था इनकम टैक्स इज ड्राइंग इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, तो ड्राइंग है तो इनकम टैक्स भी अगर होगा तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। हो सकता है इनका LIC हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इफ देयर इज एन आइटम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनके लाइफ पर या किसी इनके फैमिली के मेंबर के लाइफ पर, तो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम लोग माइनस करेंगे जो निजी इनका है। तो इस प्रकार जो माइनस करने वाला आइटम है हमने माइनस कर दिया, ऐड करने वाला जो आइटम हमने ऐड कर दिया, और ये ऐड करने के बाद जो नेट फिगर आएगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में यहाँ पर नोट कर देंगे। तो कह सकते ये नेट फिगर आ गया बैलेंस शीट में, यानी कैपिटल का आइटम आ गया। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है मोटा मोटी हमने स्केच खींच दिया। तो ये तो बात हो गई सिर्फ कैपिटल के। अब देखते हैं कौन सा आइटम लिख सकते हैं इसके बाद। अब हम लोग लिख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अगर रिजर्व एंड सरप्लस है किसमें, ट्रायल में, ध्यान रखना रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट किसका है, ऑनर का है, मालिक का है। जितने प्रॉफिट है, कोई फंड है, ये सब प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं, और इस पर मालिक का अपना ऑनरशिप है। या तो आप अलग दिखलाइए उसको, या उनके कैपिटल में कई बार लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो ठीक है हम अलग दिखलाते हैं, लेकिन ये मालिक का है। तो जिधर कैपिटल उधर ये रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगर है ट्रायल बैलेंस में तो नोट करिए। अगर कोई दायित्व तो है, मान लेते हैं कि बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओडी अगर है, चूंकि ये लिएबिलिटी है यहाँ नोट कर लेते हैं। अगर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी हमारे लिएबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हमारे लिए लिएबिलिटी है। तो अगर है ये पर्सनल अकाउंट है, आपके ट्रायल बैलेंस का CR साइड में दिया होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे नोट कर दें। इस प्रकार कोई भी लिएबिलिटी है, चलो मान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये भी लिएबिलिटी है, अगर है तो यहाँ पर नोट कर देंगे। कोई फंड है, कोई लिएबिलिटी है, उसको हम लोग लिखेंगे लिएबिलिटी साइड में। तो जब एक लाइन से लिखते चले जा रहे हैं तो ये भी तो लिस्ट है, और कहाँ से फिगर ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द आइटम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग में चला गया आइटम, कुछ PL में चला गया आइटम, जो लास्ट में बच गया है आइटम, ट्रेडिंग और PL के बाद जो आइटम ट्रायल में बच गया है, दीज आर द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। अब उसमें देखना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड का आइटम होगा वो एसेट है, और जो उसके क्रेडिट साइड के आइटम होगा वो लिएबिलिटी साइड में आएगा। बाकी सब जा चुका है आइटम उसमें, तो उसका ध्यान रखना है, कहीं मिसिंग होने का शक लगे तो आप इस पर ध्यान रखना। तो इस प्रकार मान लो कि और कोई डॉट डॉट कर देते हैं, और कोई लिएबिलिटी का आइटम हो सकता है। अब लास्ट में हम लोग इसको जोड़ेंगे। जब आप इस बैलेंस शीट के दोनों साइड में दो लिस्ट आपने तैयार कर लिया है विद द हेल्प ऑफ योर ट्रायल बैलेंस, ये लिस्ट हो गया हमारे एसेट्स के, और ये लिस्ट हमारा हो गया कैपिटल एंड लिएबिलिटीज का। जब दोनों साइड के कॉलम का हम लोग टोटल करेंगे तो ये जो टोटल आएगा बिल्कुल बराबर आना चाहिए, और ये इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आता है, अगर इक्वल नहीं आता है तो हो सकता है कि हमने यहाँ कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कर दिया है, जोड़ने में, घटाने में, फिगर लेने में, या ट्रायल में खुद अपने आप में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। लेकिन अगर हमारे ट्रायल में सारे अमाउंट इक्वल हैं, मिले हुए हैं,
तो बैलेंस शीट के टोटल भी अवश्य मिलेंगे, अंतर नहीं पड़ सकता है। अगर ट्रायल में डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को नॉर्मली लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए होंगे। अगर डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कैन बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन द नेम ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो जिधर कम होगा, डीआर साइड वाला है तो उसमें लिख दिया सस्पेंस, तो डीआर साइड में लिखे हुए ट्रायल में सस्पेंस तो आ जाएगा एसेट साइड में। अगर सीआर साइड में लिखा है सस्पेंस तो आ जाएगा लिएबिलिटी साइड में। और फिर आपके बैलेंस शीट दोनों का टोटल मिल जाएगा, इसलिए बैलेंस हो जाएगा और इस तरह आपकी ये लिस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज इस लेक्चर में आप पूरी तरह से बात समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट क्या है, कौन कौन सा आइटम किधर जाता है, ट्रायल कितना हेल्पफुल है, इसमें ट्रायल को गौर करेंगे। कई बार हम लोग आइटम पढ़ लेते हैं, दिक्कतें होती हैं किधर लेके जाएं, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसेट्स है वो डेबिट साइड में ही होगा। तो देख लीजिए डेबिट साइड का आ जाएगा, डेबिट साइड में नाम उसका लिखा है, अमाउंट लिखा है, और जो क्रेडिट साइड में है वो क्या है, लायबिलिटी है या फिर इनकम है। अगर इनकम होगा तो जा चुका है किधर, तो पीएल अकाउंट में जा चुका होगा। तो मेरा ये कहना था कि ट्रायल बैलेंस से कुछ आइटम हम लोग ट्रेडिंग में भेज देते हैं और कुछ आइटम जो जाना चाहिए पीएल में भेज दिए हैं दोनों साइड के, तो दोनों जगह आइटम तो चले गए, तो अब बच कौन सा गया, अब सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का आइटम बचे। तो उनमें आप देखोगे कि डेबिट साइड कौन है, क्रेडिट साइड कौन है। वो बचे हुए आइटम जो डेबिट साइड में वो सब का सब एसेट है, एसेट में लिख दिया। उस बचे हुए आइटम में जो क्रेडिट साइड में वो सब का सब क्या है, लायबिलिटी साइड का आइटम, आप सीधे कर दो और टोटल जरूर मिल जाएगा, कहानी खत्म। अगर टोटल नहीं मिलता है तो एक बार आप अपना कैलकुलेशन प्लस माइनस चेक कर लेना। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप बैलेंस शीट पूरी तरह समझ गए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।